नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा की। इस मुद्दे पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि संसद के बजट सत्र के 7वें दिन बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा का खाका बताया और खुशी जताई कि किसी ने भी इस पर आपत्ति नहीं जताई है। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान कराया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया। मुद्दा आपका में लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा के क्या मायने हैं, क्या संदेश हैं, क्या संकेत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जो जवाब दिया उसमें कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उसके क्या मायने हैं, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम में। खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार रामनारायण श्रीवास्तव जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। रामनारायण जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे दैनिक जागरण के राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख आशुतोष झा जी से। आशुतोष जी, आपका भी स्वागत है। और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद जी। केवी प्रसाद जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत रामनारायण जी मैं आपसे करूंगा। पूरे देश की निगाहें लगी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा में क्या बोलते हैं, किन मुद्दों को उठाते हैं, कैसे विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हैं, क्या मायने हैं इस अभिभाषण के, क्या संदेश है, क्या संकेत है इसका। देखिए, प्रधानमंत्री ने अपने जो धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पर जवाब दिया उसमें साफ कर दिया कि जिस तरह के आरोप जो उन पर लगाए जाते हैं उनमें कोई दम नहीं है। जनता का जो समर्थन और सरकार के जो काम हैं, विकासकार सरकार के जो है, सरकार ने जो उपलब्धियाँ हासिल की हैं पिछले एक दशक में, उनका पूरा ब्यौरा रखा। एक एक करके हर चीज़ पर गए, उन्होंने कहाँ थे और कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ पर हमने विकास किया, कहाँ पर लोग आगे बढ़े हैं, कहाँ पर सशक्तिकरण हुआ है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, आपका युवा हो, महिला हो, आदिवासी हो। हमारी राष्ट्रपति महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी पहली, हर चीज़ का जिक्र किया। इसके बजाय कि वो विपक्ष के जो आरोप थे उनमें उलझने के बजाय उन्होंने वो खाका पेश किया कि उनकी सरकार के कार्यकाल में, दूसरा कार्यकाल में हमने प्रगति के कितने आयाम पार किए हैं। उसमें उलझे नहीं, जवाब देने में नहीं उलझे। वो दूसरे वक्ताओं ने जवाब दी, उसे क्या किसने किया वो अलग चीज़ थी। तो प्रधानमंत्री का साफ एजेंडा था कि हम जब नए उस पर जा रहे हैं, नए रिजम पर जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या है जनता के बीच में। सब जानते हैं चुनावी साल है, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए एक विकास का एजेंडा, एक प्रगति का एजेंडा, एक विश्व में भारत का जो डंका बजा उसका एजेंडा रखा, G20 की अध्यक्षता की बात रखी, और साथ ही जो गरीबों के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, जो आम आदमी के लिए प्रावधान किए गए हैं, जो मध्यम वर्ग को राहत दी गई है, दूसरी चीज़ जो बात आई है उनका उल्लेख किया है। बजाय इसके कि वो आरोप प्रत्यारोप में उलझे। हालांकि उन्होंने कटाक्ष किए, उन्होंने कह दिया झूठ के आरोपों से कोई जनता मानेगी, कोई विश्वास करने वाला नहीं है। और 140 करोड़ जनता का विश्वास उनके साथ में है, उसका आशीर्वाद उनके साथ में, और उसका भरोसा उन पर है। इसके साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। जी, केवी प्रसाद जी, आप कैसे देखते हैं पूरी इस चर्चा को। विपक्ष ने भी तमाम मुद्दों को उठाया और प्रधानमंत्री जी ने बताया कि उनकी सरकार देश की मजबूती के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, विकास की दृष्टि से गरीबों के लिए कितना कुछ काम कर रही है। आप कैसे देखते हैं अभिभाषण पर हुई इस चर्चा को, क्या आप इसका संदेश मानते हैं, क्या संकेत है इसका। रामनारायण जी की बात को आगे रखते हुए एक चीज़, इसमें अंग्रेजी में एक कहावत है, प्लेइंग टू योर स्ट्रेंथ। तो उन्होंने अपनी सरकार की जो उपलब्धियां रही और पिछले 9 साल का उनका खाका है, जैसे आपने खुद अपने वक्तव्य में दिया, तो पेश किया सबके सामने। और जैसे वो बिल्कुल एक अपनी बात रख के एक लकीर खींची कि उनके सरकार ने क्या क्या कार्य किए, कैसे ठोस कदम उठाए और कैसे वातावरण हर क्षेत्र में बदला है। चाहे वो राष्ट्र की जो सुरक्षा का सवाल हो, आर्थिक समाधान जो जुटाए हैं, और साथ ही साथ जो विकास की गति पकड़ी है देश ने, वो तीनों एक दिखाया है कि कैसे आगे बढ़े हैं। तो संदेश यही था कि विपक्ष जो अपनी बात रखे, और उन्होंने एक बात कही जो बड़ी सटीक से कह गए जी, कि मानिए जो जिनके घर में खाना पहुंचा है पूरे अभी पिछले, और जिनको कई सारे सुविधाएं मिल रही हैं, क्या वो विपक्ष की इन आरोपों का समर्थन करेंगे? क्या उनको विश्वास है? तो उन्होंने सीधा सीधा अपना विश्वास और उनके प्रति जनता का विश्वास, कैसे वो आस्था रखते हैं उनके कार्य पे, उनकी कार्यशैली पर,
उसके ऊपर उन्होंने बहुत जिसे कहा कि इसे कहते हैं बड़ा सिग्निफिकेंट मेरे हिसाब से एक बात कही है उन्होंने। जी आशुतोष जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि विपक्ष की ओर से भी तमाम मुद्दे उठाए गए, बात चाहे बेरोजगारी की हो, महंगाई की हो या दूसरे मुद्दे उठाने की हो, वहीं प्रधानमंत्री जी ने एक पॉजिटिव और नेगेटिव कि देश में कुछ नहीं हो रहा है विपक्ष की नज़र में, प्रधानमंत्री जी ने इशारों इशारों में नेगेटिविटी का एक मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मक रुख के साथ देश का विकास कर रही है, गरीबों का कल्याण कर रही है। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, इसके बीच आप इस राजनीति को, इस चर्चा को कैसे देखते हैं? देखिए, उपलब्धियां तो सरकार अपनी गिनाएंगी, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, विपक्ष आरोप लगाती है। जो आज का, चूंकि ये चुनावी साल की बात है, इस साल 9 राज्यों में चुनाव हैं, त्रिपुरा से शुरू होकर के और राजस्थान मध्य प्रदेश तक ये चुनाव पहुंचेगा, तो वो हैं चुनाव। लेकिन इस बीच में और अगले साल लोकसभा चुनाव है। उससे पहले ये आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपनी बातें रखी और ये बताया कि जब 140 करोड़ जनता का सुरक्षा कवच, उन्होंने शब्द यूज किया कि ये सुरक्षा कवच हमारे साथ है जी, और आप आरोपों से इसमें कोई अटैक नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये बेसिकली विश्वास दिखाता है सरकार का अपने काम के ऊपर, क्योंकि देखिए उन्होंने शुरुआत यहीं से की कि भाई 2 दिनों की चर्चा चली, विपक्ष की ओर से इतने सारे सदस्यों ने सवाल उठाए, लेकिन किसी ने भी उस मुद्दे पर सवाल नहीं उठाया जो राष्ट्रपति ने सामने रखा जी, कि भाई ये सरकार जो है, इस सरकार में जो राष्ट्रपति जी ने यूज टर्म किया था कि मेरी सरकार, होता ही है, रिपब्लिक की हेड हैं वो, तो ऐसे ही किया जाता है। कहा कि इस सरकार में अब वो दिन लद गए जबकि भारत किसी पर निर्भर करता था, अब दूसरों की समस्याओं का निदान भारत में ढूंढा जाता है। फिर उन्होंने आगे कहा अलग अलग शब्दों में कि भारत किस तरह से विकसित हो रहा है और अंतिम आदमी तक सरकार पहुंच रही है, उनको लाभ मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री ने यहीं से शुरू किया कि भाई विपक्ष ने इतने आरोप लगाए, ये जो नेगेटिविटी वाली बात जो आपने मनोज जी की, यही बात है कि अगर आप चर्चा करने आए हैं, सरकार की ओर से कुछ दावा किया गया है, आप उस पर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो या तो आपके पास तथ्य नहीं है, जो कि प्रधानमंत्री जी ने जताना चाहा और कहा कि भाई मैं तो इससे बहुत संतुष्ट हूँ कि आपकी नज़रों में जो हमने बात रखी कि हमारे इसमें विकास हो रहा है, और फिर आंकड़ों से उन्होंने आखिरी में गिनाया भी कि किस तरीके से हर क्षेत्र में भारत प्रगति की ओर बढ़ा, उस पर विपक्ष का कोई सवाल नहीं है। यानी विपक्ष मान ले रहा है ना कि वो चीज़ें तो हो रही हैं। अब बात रही आरोप की, जो नेगेटिविटी की बात आप कर रहे हैं, तो उन्होंने ये भी बताया कि आरोप और आलोचना का फ़र्क भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि आलोचना कीजिए कि हम कहाँ गलत काम कर रहे हैं, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, उससे शुद्धिकरण का उन्होंने नाम दिया कि ये शुद्धिकरण है, लेकिन वो नहीं, आप आरोप लगाते हैं। और ये सचमुच में एक सोचने की बात होती है, एज ए जर्नलिस्ट भी और एज ए एक जनता के रूप में भी सोचने की बात होती है कि आप निराधार आरोप लगाएंगे, और ख़ास तौर से क्योंकि देखिए मनोज जी, जो मेरी अपनी सोच है वो ये है कि देश की प्रगति में उद्योग का विकास बहुत ज़रूरी होता है, और जब उसे विवाद में आप बहुत लंबा घसीटेंगे, अनलेस एंड अनटिल कि आपके पास साक्ष्य हों कि कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, तो चीज़ें और उलझती हैं। ये प्रधानमंत्री ने उनको याद नहीं, सीधे सीधे नहीं, लेकिन जो सरकार के जो सदस्य हैं, भाजपा के जो सदस्य हैं, उनकी ओर से याद दिलाया गया कि भाई उद्यमशीलता को आप आरोपों में मत घेरिए, अगर भ्रष्टाचार का कहीं आपको सबूत है तो आप बताइए। ये पहले भी बार बार कहा जाता रहा है। प्रधानमंत्री ने यही याद दिलाने की कोशिश की कि आप तब तक जनता के दिलो दिमाग पर नहीं बैठ पाएंगे जब तक आप सकारात्मक सोच के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जनता का इससे बहुत लेना देना नहीं कि आप क्या आरोप लगा रहे हैं। जनता ये देखती है कि इस सरकार में हमारे पास कुछ चीज़ें पहुंच रही हैं, विकास की योजनाएं हमारे पास तक आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो उस चीज़ को प्रधानमंत्री ने, मुझे लगता है, बहुत विश्वास से भरते हुए कि भाई 2024 में फिर से भाजपा ही आएगी, एक ये मैसेज था पूरे भाषण का, जिस पे कि उन्होंने इसे गिनाया। रामनारायण जी, प्रधानमंत्री जी अपने संबोधन में एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही, जनता के भरोसे का कवच है। इसके क्या मायने हैं? क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही, जाहिर सी बात है तमाम सवाल उठाए गए सरकार को लेकर,
प्रधानमंत्री जी ने कहा रक्षा भरोसे का कवच है, और एक प्रकार से उन्होंने 14 से पहले जो एक दशक था उसमें जो घपले घोटाले की जिस तरह के आरोप लगे सरकार पर, उसकी तस्वीर भी अपने संबोधन में रखी, और 14 के बाद किस तरह से कल्याणकारी काम आम आदमी के लिए हुए हैं उसकी तस्वीर भी सदन के माध्यम से जनता के सामने रखी। जनता के भरोसे का कवच, जिस भरोसे के साथ प्रधानमंत्री जी ने कहा, उस भरोसे का आधार क्या है, क्या उसके पीछे वजह है? देखिए, 140 करोड़ जनता की सुरक्षा के कवच का जो प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया, वो केवल हवा में नहीं, कोई वादे नहीं, कोई दावा नहीं है, वो हकीकत में है। 2014 में जब प्रधानमंत्री पद संभाला था मोदी जी ने, उस समय ही भाजपा ने, उनकी सरकार ने तय किया था कि लोक कल्याणकारी व्यवस्था में हम बढ़ेंगे, लोक कल्याण कार्यक्रम होंगे। हमने 7 RCR का नाम रखकर लोक कल्याण मार्ग किया गया। हर व्यवस्था में लोक कल्याण दिखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पर भरोसा किया, सीधी बात पर भरोसा किया। मन की बात सीधे करते हैं वो, परीक्षा पर चर्चा सीधे करते हैं, जनता से सीधे जुड़ते हैं, वो रैली में संवाद करते हैं, रोड शो करते हैं, वो बिना किसी मीडियम के डायरेक्ट संवाद विश्वास करते हैं। जब संवाद डायरेक्ट होता है जनता के साथ में, किसी भी चीज़ का जब सीधा तादाद में स्थापित होता है तो भरोसा जागता है। वो जनता को लगता है कि नेता सीधा हमसे मिलता है। आज आप कहीं भी जाएँ, कौन कहते हैं सरकार किसकी है? मोदी की सरकार है। पार्टी का नाम नहीं होता है कि मोदी ने सीधा जनता के साथ कांटेक्ट किया हुआ है। तो जब कांटेक्ट हम देखते हैं, आई टू आई कांटेक्ट होता है, जब मैन टू मैन कांटेक्ट होता है, तो एक विश्वास दोनों में आता है। तो जो विश्वास का जो भरोसा है प्रधानमंत्री के साथ में, वो देश की जनता को इतने भरोसा मोदी पर जितना मोदी को जनता पर भरोसा है। एक तरफ से नहीं है, देश की जनता भी जानती है कि मोदी सरकार में तो उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा, अच्छा ही होगा। कोविड जैसी महामारी के दौरान 80 करोड़ लोग भूखे नहीं सोए हैं, उनको राशन मिला है, आज भी जारी है वो, क्योंकि महामारी देश उभर गया, लेकिन ज़रूरतें कुछ अधूरी रह जाती हैं। तो ये विश्वास ऐसे जागता है। गरीब कल्याण हो, किसान कल्याण हो, किसानों की पचपन बात हो, लेहड़ी पटरी मजदूरों की बात हो, आप जनधन योजना, इतने मुद्रा योजना, इतनी सारी चीज़ों के साथ एक साथ लाभ पहुंच रहे हैं, और डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम से पहुंच रहे हैं, सीधे बिचौलिया नहीं बीच में, उनके खाते में पहुंचते हैं। जब लोगों के पास सीधे कोई चीज़ पहुंचती है, सुविधा पहुंचती है, घोषणा वादे पहुंचते हैं, तो विश्वास जागता है। तो 140 करोड़ लोगों का विश्वास तो आप हिंदुस्तान में देख रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के बाहर एक बहुत बड़ा वर्ग है जो पूरी दुनिया का, वो भी भारत में विश्वास देख रहा है आज की तारीख में जी। उसका उल्लेख तो अलग ही है। जी बिल्कुल केवी प्रसाद जी, विपक्ष ने भी कई मुद्दे उठा के सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में सरकार क्या कुछ काम कर रही है देश में विकास की दृष्टि से, गरीब की दृष्टि से, उसे एक एक करके उन्होंने बताया, विस्तार पूर्वक बताया कि किस तरह से सरकार आत्मनिर्भर भारत बना रही है। और साथ ही ये भी एक तरह का मुद्दा रखा देश के सामने कि 100 साल में जो संक्रमण, कोरोना संक्रमण की बीमारी जैसी आई है, और साथ में रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध के हालात बने, साथ ही वैश्विक स्तर पर जिस तरह से एक बटा हुआ विश्व दिखता है, आर्थिक चुनौतियां वैश्विक स्तर पर दिखती हैं, उसके बीच भारत ने अपनी स्थिति को संभाले रखा है। पड़ोस का भी जिक्र उन्होंने किया, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक संदर्भ देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब पड़ोस का जिक्र किया तो दो देश हमारे सामने साफ आते हैं। एक श्रीलंका में जो आर्थिक संकट का दौर निकल रहा है, उसके लिए भारत की मदद पहुंची, और दूसरा पाकिस्तान से जो खबरें निकल के आ रही है, वहाँ पे खाने के लिए जिस तरह किल्लत हुई है, समस्याएं हैं, बड़ी हैं। ये एक हमारे लोगों को बिल्कुल पड़ोसी राष्ट्र होने के नाते अंदाज़ हो जाता है। दूसरा ये है, विश्व की जो संकट है, आज 1 साल होने को आया, रूस और यूक्रेन के बीच में जो जंग चल रही है, उसको लेके जो विश्व की पूरी परिस्थिति बदली है। आप अगर थोड़ा सा पीछे जाएं, 2016 से अमेरिका और चीन के बीच में एक तरह से विश्व में आर्थिक रूप में ठन गई थी, और तब से लेकर एक कोशिश थी कि ग्लोबल सप्लाई चेंज, उसको चेंज करके, उसको डिसिपेट करके बाकी कंट्रीज़ में लेके जाए। आज प्रधानमंत्री जी ने उस चीज़ के ऊपर जिक्र करके भी बोला था कि इतनी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ हो रही है, इसका आगे जाके कितना फ़ायदा होने वाला है, जिस तरह से हम डेवलप कर रहे हैं इस चीज़ को, आर्थिक परिस्थितियाँ कितनी मजबूत होंगी इसकी वजह से, उसका एक उन्होंने संकेत किया। और ये भी बोला कि आप आज इसका अंदाज़ा नहीं लगा पाते किस लेवल पे जाके रुकेगा। एक तो ये। दूसरा सवाल ये है कि महामारी, सबको मालूम है 100 साल में पहली महामारी, हम सभी उसके बीच में से गुजरे, तो किसी को अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, और उसमें जो सबकी समस्याएं सबके सामने विदित है। तो उनमें सरकार ने अपना, उन्होंने एक बात जो कही और आज कई बारों में कहा, विश्व में आज भी हम अर्थव्यवस्था में उभर के निकल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक अपने में इतनी बड़ी उपलब्धि है। तो मेरे ख्याल से, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, प्लेइंग टू द स्ट्रेंथ,
और जैसे हमारे साथी ने कहा, विपक्ष के किसी भी आरोप में ना उलझते हुए वो अपनी बात रखें। अपनी सरकार का जो पॉजिटिव एजेंडा है आम जनता के और लिए। एक बात और कही थी, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जो इन्होंने कहा आलोचना करें, कंस्ट्रक्टिव हो तो सरकार का भी लाभ होगा। मतलब आप नीतियों पे नीतिगत आलोचना करें और विकल्प बताएं कि ऐसा हो, तो सरकार उसे सीखती है। जी, जाहिर सी बात है, विपक्ष की तरफ से इस चर्चा के दौरान जहां तमाम तरह के आरोप लगाए, वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार इस बात को कहा गया कि केवल आरोप मत लगाइए, सबूत दीजिए, तथ्य दीजिए। और जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री जी ने इसलिए अपने संबोधन में जो विकास का एजेंडा है देश का, उसको आगे लेकर उन्होंने अपना संबोधन किया, उन तथ्यों को देश के सामने रखा कि कैसे सरकार काम कर रही है। लेकिन एक आशुतोष जी, दूसरा बड़ा मुद्दा राजनीतिक स्थिरता का है। प्रधानमंत्री जी ने इस मुद्दे को भी उठाया। जाहिर सी बात है, इस देश ने अस्थिर सरकारों का जमाना भी देखा है कि किस तरह पॉलिसी पैरालिसिस के मुद्दे उठा करते थे। इस मुद्दे पर स्थिरता का जो मुद्दा है वो किसी भी देश के लिए कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि इस देश में गठबंधन सरकारों का दौर भी रहा है और स्थिर सरकारों का दौर भी रहा है, और देश देख भी रहा है कि स्थिर सरकार कैसे फैसले लेती है। देखिए, राजनीतिक स्थिरता कितनी जरूरी है, ये न सिर्फ केंद्र में बल्कि अलग अलग राज्यों का भी आप अगर केस स्टडी करें तो ये साफ आ जाएगा कि भाई झारखंड जब निर्माण हुआ झारखंड में, और हर साल 1.5 साल 6 महीने 8 महीने में सरकारें बदलने लगी, झारखंड कहाँ गया? और छत्तीसगढ़ में जब स्थिरता रही तो छत्तीसगढ़ कहाँ पहुँचा? केंद्र में भी यही है। बीच का एक लंबा काल था जिसमें कि लगातार अस्थिर सरकारें चल रही थी, और उसका सबसे बड़ा खामियाजा ये होता है कि आप कोई निर्णय ही नहीं ले पाते हैं। सरकारें जो होती हैं वो अपनी राजनीतिक ज़मीन बचाने की कोशिश में ही उलझी रह जाती है, और सारी ज़मीन निकल जाती है, सारा समय निकल जाता है, आप कोई निर्णय नहीं कर पाते हैं। आप अगर हालांकि यूपीए काल था, वो स्थिर सरकार थी, दोनों सरकार 5 साल चली, लेकिन निर्भरता इतनी ज़्यादा थी अलायंस पार्टनर्स पर कि उस पूरी गवर्नमेंट पे ही पॉलिसी पैरालिसिस का लगा। और जो सहयोगी दल के थे, जैसे डीएमके से जो 2G का पूरा मामला आया था, ये और आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप तो उसकी बैसाखी पर खड़े होते हैं। तो जब स्थिर सरकारें आती हैं, ख़ासतौर से जब मैं बहुमत की जो स्थिर सरकार होती है, जो कि पिछले 2 टर्म से दिख रहा है, 14 में भी एक बहुमत की सरकार आई, भाजपा की अपनी सरकार बनी जिसमें अलायंस पार्टनर शामिल थे, फिर 19 में और बड़ा बहुमत मिला। और इसका देखिए, मोदी जी जब कभी विदेश जाते हैं तो वहाँ भी बार बार जिक्र करते हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इसका जिक्र था कि स्थिर सरकार होने का क्या फ़ायदा होता है। आज जहाँ जहाँ सरकारें अस्थिर हैं वहाँ की स्थितियाँ क्या हैं, बगल में हमारे पड़ोसी देश में भी आप देख सकते हैं कि वहाँ क्या स्थिति है, किस बदहाली तक जा रही है सरकार। और ये इसका जिक्र करते हैं मोदी जब विदेश जाते हैं कि मेरी साख जो आप देख रहे हैं विदेशों में, भारत की जो साख बनी है विदेशों में, और आज विदेश चाहे कितना भी बड़ा मजबूत देश हो, वो भारत को आशा भरी नज़रों से देखता है, भारत की बात सुनता है और मानने को कई बार मजबूर भी होता है। तो वो इसलिए क्योंकि 140 करोड़ जनता का भरपूर समर्थन हमें प्राप्त है। ये बार बार जिक्र करते हैं, और ये सच्चाई है जिसका अनुभव कोई भी आदमी, चाहे वो किसी भी राज्य में रहा हो, वो ये महसूस करता है कि अस्थिर सरकार होने से परेशानियां बढ़ती हैं, क्योंकि कोई निर्णय नहीं होता। निर्णय नहीं होगा तो योजनाएं आप तक पहुंचेंगी कहां से? जिसकी बैसाखी पर आप खड़े हैं वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दें तो भी आप नहीं रोक पाएंगे। इसीलिए स्थिरता बहुत ज़रूरी है, जिसका जिक्र इन्होंने किया है। और ये तो थोड़ा राजनीतिक ये जवाब है, मेरी ओर से होगा, लेकिन ये है कि ये लगातार मैसेज फिर से दिया जा रहा है सरकार की ओर से, मोदी जी की ओर से भी दिया गया कि फिर से चुनाव आने वाला है जी 24, और उसमें जनता को फिर से सोचना पड़ेगा कि जिस तरीके के काम हुए 10 साल में, क्या उसको कंटिन्यू करना है या उसमें डिसरप्शन चाहिए। अगर डिसरप्शन से आपको परहेज नहीं है तो आप अस्थिर सरकार पे जा सकते हैं जी, लेकिन इसी गति में विकास चाहिए तो स्थिरता कोई जी। जाहिर सी बात है, और स्थिर सरकार का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक करके, चाहे खेती किसानी के लिए उनकी सरकार क्या कर रही है,
इसका भी जिक्र किया। रक्षा की दृष्टि से सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, इसका भी उल्लेख किया। गांव गरीब किसान के लिए सरकार ने क्या योजनाएं शुरू की, इसका भी जिक्र किया। और भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने के लिए कैसे डिजिटल माध्यम के जरिए, कैसे सरकार ने जनधन खातों के जरिए लोगों तक राहत पहुंचाई है, उसका भी उल्लेख किया। लेकिन एक राजनीतिक सवाल के मैं मायने आपसे समझना चाहता हूं रामनारायण जी, क्योंकि उन्होंने इशारा करते हुए ये बात कही कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है। इसके क्या मायने हैं, किसके लिए संकेत है, किसके लिए संदेश है? देखिए, जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे लोकसभा में, सामने प्रतिपक्ष था, कांग्रेस बैठी थी। कांग्रेस ने जो आरोप लगाए थे उसका ही जवाब था, नाम भले नहीं लिया हो, सबको पता है किसको जवाब दिया गया और किसने आरोप लगाए थे। जाहिर है कांग्रेस पार्टी की जो हालत है, जो भूमिका भी ले रही और वो उसमें भी बिना किसी सकारात्मक आलोचना के सिर्फ वह व्यक्तिवादी आलोचना पर पहुंचती है, तो उसका जवाब भी प्रधानमंत्री ने दिया। वो शेर उन्होंने किया कि पैरों तले जमीन नहीं, फिर भी यकीन नहीं। तो ये कांग्रेस के लिए है कि जो पूरे देश में जो सिकुड़ती जा रही है, सिमटती जा रही है, इसके बावजूद भी वह अपनी उस भूमिका से बाहर नहीं निकल पा रही है जिसमें कि वो अपने आप को एक दायरे में सीमित कर लिया है। राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी, इसके बावजूद भी उसका दायरा सिकुड़ रहा है। दूसरी तरफ भाजपा आगे बढ़ रही, तेजी से बढ़ रही, विस्तार हो रहा है। पिछले एक दशक में पूरे देश की पार्टी बन गई है। तो कहीं न कहीं उनके नेताओं को प्रधानमंत्री ने कटाक्ष के तौर पर ही कहा कि आप देखिए आप कहाँ पर खड़े हैं, आरोप हम पे लगा रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं हमारे ऊपर, लेकिन अपनी हालत तो देखिए, आपकी ज़मीन कहाँ, आप खड़े कहाँ पर हैं। और इस बात को कांग्रेस पे तो कटाक्ष था ही, लेकिन सारे विपक्ष के लिए भी एक तरह का उनका संकेत है कि आप लोग पूरे मिलकर के भी अभी भी भाजपा को चुनौती देते नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपके अंतर विरोध बहुत ज़्यादा गहरे हैं और आपके बीच स्पष्ट सोच और नीति और राष्ट्रीय मुद्दों की कमी है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में उन कई मुद्दों को उल्लेख किया जिनमें विपक्ष ने देश जो मुद्दे उठाए वो देश की आलोचना, देश के खिलाफ कहे, देश के माहौल के खिलाफ कहे। चाहे कोविड काल की बात हो, वैक्सीन की बात हो या चाइना की बात हो, कोई बात हो, उसमें प्रधानमंत्री साफ साफ किया कि आप मोदी विरोध करते करते कहीं ना कहीं आप देश के विरोध तक पहुँच जाते हैं। तो इस तरह से आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर विपक्ष इसे समालोचना के रूप में लेता है तो उसे कुछ लाभ होगा, और लेकिन वो सीट वही रहता है तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने कह दिया हम तो आगे बढ़ ही रहे, आगे बढ़ेंगे ही। जी केवी प्रसाद जी, मैं इस मुद्दे को आपसे समझना चाहूँगा जिस तरह रामनारायण जी ने उल्लेख किया और जिसका प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार उल्लेख किया कि मोदी जी का विरोध करते करते कई बार देश का विरोध विपक्ष की ओर से कब हो जाता है या ऐसा मुद्दा कब उठा दिया जाता है, इसका उल्लेख भी बीजेपी कई बार कर चुकी है कि मोदी का विरोध करते करते विपक्ष देश की नीतियों का या देश के विरोध में चला जाता है। आप सहमत हैं क्या इस आरोप से? कैसे देखते हैं इस मुद्दे को आप? देखिए, इसमें दो चीज़ है जी। विपक्ष में जो भी रहती है, जो भी सत्ता, जो भी दल रहती है, वो कटाक्ष करते हैं पॉलिसीज़ को लेकर कि भैया, लेकिन कहीं व्यक्तिगत तौर पे अटैक करने शुरू हो जाए, एक तो वो हो। दूसरा है अगर पॉलिसी पे जो भी आके कार्यक्रम है उसके ऊपर आप कटाक्ष करें, जैसे खुद पीएम ने कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो, तो लोग समझेंगे कि इसमें वाकई कुछ चीज़ है जो समझना चाहिए और हमें ध्यान से देखना चाहिए। सरकार तो हमारी है, भारत सरकार है, सबकी सरकार है जी, और प्रधानमंत्री भी हमारे, तो वो कहीं ना कहीं बारीकी होती है एक लाइन, किस लाइन के आगे आप कैसे निकलते हैं। तो वो आप उस दायरे के अंदर रह के कैसे आप कंस्ट्रक्टिवली आप उसको अटैक करें, कंसिस्टेंटली आप चीज़ रखें और उसको कहीं ये ना लगे कि ये जैसे आज शायद एक सदन में भी हुआ था कि किसी मुद्दों को लेकर नेशनल इंटरेस्ट की बात कही गई थी। तो मेरे ख्याल से ये बहुत फाइन लाइन है और विपक्ष में जितने भी लोग हैं आज, जो विपक्ष में जितने लोग बैठे हैं वो सब सरकार में कहीं ना कहीं रह चुके हैं, तो उनको इस चीज़ का खुद संज्ञान लेना चाहिए कि कब वो बारीक लाइन कहीं पार ना हो जाए। जी आशुतोष जी, इस मुद्दे पे लगातार चर्चा होती रहती है कि जो देश के मुद्दे हैं, आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं, विरोध की राजनीति के चलते चलते देश विरोध कब शुरू हो जाता है, ये मुद्दा भी उठने लगा है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कई बार ये चीज़ें बहुत स्पष्ट रूप से दिखती हैं। भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा, चूंकि वो राजनीतिक विरोधी हैं तो आपस में करते लेंगे, लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से दिखता है कैसे। अब मान लीजिए कि राफेल की बात हम लोग करते हैं, चूंकि 2019 में ये बहुत बड़ा मुद्दा था और राफेल लाने की बात हुई, आया भी, और उसका विरोध इतना तेजी हुआ कि एक समय में ये
मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और ये भी हुआ कि भाई इसको कैसे रोका जा सकता है, डील कैसे कैंसिल। अब देखिए, और सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन था उस समय कि इतनी लंबी प्रतीक्षा के बाद एयरफोर्स को वो चीज़ें मिल रही है जो डिमांड हो रहा था, जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, उसका विरोध क्यों? ये सुप्रीम कोर्ट से ऑब्जर्वेशन आया था। तो यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें जो कई बार होती हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सबका किया जाए, लेकिन ये दिखता है तो लोगों में थोड़ा क्षोभ होता है कि आखिर इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति, और जो आपने बोली बात ज़मीन की, ज़मीन सचमुच में तभी हासिल हो सकती है जब आप सीधे जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करें। आप सिर्फ रोजगार, सिर्फ महंगाई, सिर्फ लोगों के जीवन स्तर में बढ़ोतरी कैसे हो, सिर्फ उस पर बात करें, तभी ज़मीन बनती है। जी, जिसका इशारा प्रधानमंत्री ने किया था कि आप ज़मीन तलाशिए। जी, जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जिस तरह से जवाब दिया है, उसके कई संदेश हैं, कई मायने हैं। जाहिर सी बात है, इस साल कई राज्यों में चुनाव होना है और 2024 में भी आम चुनाव होने हैं। लिहाजा इस जो चर्चा हुई है, इसके कई संदेश भी हैं, कई संकेत भी हैं। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।